प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। छंद काव्य से संबंधित काव्यांग विवेचन के अंतर्गत आता है और छंद से प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को दृष्टिगत करते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है। अल्प समय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का अध्ययन। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख छंद के बारे में और छंद में प्रयुक्त मात्रा के बारे में। तो छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। छंद को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है ना। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिंगल शास्त्र का संबंध किससे है, तो छंद से है। छंद को पिंगल शास्त्र इसलिए कहा जाता है कि छंद के जो आदि प्रणेता हैं पिंगल ऋषि माने जाते हैं। पिंगल ऋषि आदि प्रणेता माने जाते हैं, इसीलिए पिंगल के नाम से इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, छंद मात्रिक छंद होता है और वाणिक छंद होता है। मुख्य रूप से दो छंद, मात्रिक छंद और वाणिक छंद। और मात्रिक छंद के अंतर्गत सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद होते हैं। सममात्रिक छंद में छंद के जो चरण होते हैं ये 4 होते हैं। छंद जो है 4 चरणों में विभाजित होता है। सममात्रिक में यानी ये जो चारों चरण हैं, चारों चरण की जो मात्राएं हैं इसमें मात्रा की गणना होती है। मात्रिक छंद में मात्रा की गणना होती है, जबकि वाणिक छंद में वर्णों की गणना होती है। तो यह जो मात्रा की गणना की जाती है विद्यार्थियों, इसमें लघु स्वर, लघु और दीर्घ होता है। लघु जिसे ह्रस्व भी कहते हैं, ह्रस्व मात्रा या लघु मात्रा, और दीर्घ मात्रा है ना। लघु मात्रा या ह्रस्व मात्रा में 1 पाई होती है, इसी तरह से दीर्घ मात्रा में इस तरह से। इसका मतलब होता है 2। जैसे मान लीजिए राम, अब राम में आ की मात्रा है तो ये 2 गिना जाएगा और इसे 1 गिना जाएगा, यानी राम में 3 मात्रा है। जबकि वर्ण की संख्या का निर्धारण अलग से होता है। तो समझ में आया, मात्रा की जब बात होगी, या वर्ण 2 वर्ण इसे कह सकते हैं राम में, और इसमें जो है 3 मात्रा है। समझ में आया विद्यार्थियों। तो इसी तरह से सममात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं और चारों चरण में समान मात्राएं होती हैं। यानी जैसे सममात्रिक छंद के अंतर्गत ये इतने छंद हैं जिनमें तोमर है 12 मात्रा, तो 12 मात्रा इनके 4 चरण में अलग अलग 12 मात्राएं होती हैं। चौपाई है 16 मात्राएं होती हैं, इसके 4 चरण हैं, चारों चरण में 16 मात्राएं। चौपाई में 15 मात्राएं, अरिल्य में 16 मात्रा, लावनी जिसे राधिका भी कहते हैं 22 मात्रा, रोला में 24 मात्रा, दिक्पाल में 24 मात्रा, गीतिका में 26 मात्रा, हरिगीतिका में 28 मात्रा, ताटंक में 30 मात्रा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से भी प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। तोमर में 12 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 15 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ ध्यान रखना, चौपाई या चौपाई परीक्षा में इस तरह से भी आपको विकल्प में मिलेगा, चौपाई और चौपाई।
तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, भ्रम होता है, और आप ध्यान नहीं देते हैं कि चौपाई है कि चौपाई है, इसलिए इसे ध्यान दे करके आपको परीक्षा के सवालों को हल करना है। तो तोमर में 22 मात्रा, चौपाई में 16 मात्रा, चौपाई में 15 मात्रा, अरिल में 16 मात्रा होती है, लावनी या राधिका में 22 मात्रा होती है, रोला में 24 मात्रा होती है, दिक्पाल में भी 24 मात्रा होती है, गीतिका में भी 24 मात्रा होती है, हर गीतिका में 28 मात्रा होती है, ताटंक में 30 मात्रा होती है। और प्रिय विद्यार्थियों, अर्ध सममात्रिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं, यानी सम चरण और विषम चरण में यह विभाजित होता है। सम चरण यानी पहला चरण और प्रिय विद्यार्थियों दूसरा चरण और चौथा जो है यह सम है, जबकि विषम में पहला और तीसरा है। यानी पहला और तीसरा जो बंद है छंद का वो विषम चरण कहलाता है, जबकि दूसरा और चौथा जो बंद है वो सम चरण कहलाता है। तो अर्ध सममात्रिक छंद में बरवे आता है। बरवे अवधि बोली का निजी छंद है। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवधि बोली का निजी छंद कौन सा है, तो वह बरवे है। बरवे में 19 मात्राएं होती हैं विद्यार्थियों। इसके सम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं, यानी दूसरे और चौथे बंद में 12 मात्रा होगी, जबकि विषम चरण में 7 मात्रा होगी, यानी पहले और तीसरे बंद में 7 मात्राएं होंगी। उसी तरह से दोहा के सम चरण में 13, विषम चरण में 11, सोरठा के सम चरण में 11 और विषम चरण में 13, कुल 24 मात्राएं होंगी। इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में 15 और 13 28 मात्राएं होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद विषम मात्रिक छंद है, जो 2 छंदों के योग से मिलकर बनता है। जैसे कुंडलिया छंद है, ये दोहा और रोला से। छप्पय छंद है, रोला और उल्लाला से। यहाँ से भी प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि कुंडलिया छंद का निर्माण किन 2 छंदों के योग से होता है, तो विद्यार्थियों ये दोहा और रोला से होता है, जबकि छप्पय का निर्माण रोला और उल्लाला से होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मात्रिक छंद के अंतर्गत सम मात्रिक छंद, जिसके 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं। तोमर में 12 है, चौपाई में 16 है, चौपाई में 15 है, अरिल्य में 16 है, लावनी में 22 है, रोला में 24 है, दिक्पाल में 24 है, गीतिका में 26, हर गीतिका में 28, ताटंक में 30 मात्राएं होती हैं। जबकि अर्ध सममात्रिक छंद में बरवे में 19 है, दोहा में 24 है, सोरठा में 24 है, उल्लाला में 28 मात्राएं हैं, कुंडलिया में दोहा और रोला को मिला करके 48 मात्राएं होती हैं, और उसी तरह से 52 मात्राएं होती हैं छप्पय में रोला और उल्लाला छंद को मिला करके। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों, वाणिक छंद है, जिसमें वर्णों की संख्या गिनी जाती है, जिसमें शालिनी, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, जिनमें क्रमशः 11-11 वर्ण होते हैं। यानी शालिनी में 11 वर्ण, इंद्र वज्रा में 11 वर्ण, उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण। इसको याद करने के लिए आप सायु 11 इस तरह का ट्रिक बना सकते हैं। सायु 11, सायु माने शालिनी, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा 11, यानी सायु में शालिनी, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा में 11-11 वर्ण होते हैं। वंशस्थ, तोटक और द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं। इसको याद करने के लिए आप बसंतोद्रुत 12, बसंतोद्रुत 12 मतलब बसंत वंशस्थ में 12, तोटक में 12, द्रुत विलंबित में 12 मात्राएं 12 वर्ण होते हैं। ये वर्णिक छंद है विद्यार्थियों। शालिनी, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं, वर्णिक छंद है। सायु 11 से आप इसको याद कर सकते हैं। वंशस्थ, तोटक और द्रुत विलंबित, यह भी वर्णिक छंद है, 12 वर्ण होते हैं। इसको वसंतोद्रुत 12 के माध्यम से याद कर सकते हैं। वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता और शिखरणी 17 वर्ण होते हैं, दोनों में 17-17। शार्दूल विक्रीडित में 19 वर्ण होते हैं, और सवैया छंद जो वर्णिक छंद है, जिसमें 22 से 26 वर्ण आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। यहाँ से जरूर सवाल पूछा जाता है
कि वसंतिलका में कितने वर्ण होते हैं 14, मालिनी में कितने होते हैं 15, मंदाक्रांता और शिखरिणी में 17, शार्दुल विक्रीडित में 19, सवैया में 22 से 26 तक होते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाएगा 22 से 26 वर्ण किस छंद में होता है, तो सवैया छंद में होता है। सवैया किस प्रकार का छंद है, तो यह वर्णिक छंद है। या इस तरह से पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है, शालिनी, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, चौपाई, तो चौपाई वर्णिक छंद नहीं है। इस तरह से आपको याद कर लेना है। प्रिय विद्यार्थियों, छंद के प्रमुख तत्व के अंतर्गत चरण आता है, जैसा कि मैंने चर्चा की। वर्ण या मात्रा जिसकी चर्चा मैंने लघु और दीर्घ मात्रा के रूप में किया। इनकी संख्या जैसे 12, 16, 11 इस तरह से है। गण ये महत्वपूर्ण है, ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। गण कितने होते हैं, तो गण 8 होते हैं, है ना। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। और इस गण को याद करने के लिए यामाता राजभान सलगा एक सूत्र है विद्यार्थियों। इसको यदि आप याद कर लेंगे तो गणों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। यामाता राजभान सलगा। अब यामाता यानी यामाता राजभान सलगा। अब 3-3 वर्ण एक साथ अगर आप जोड़ेंगे तो पहले से वो गण बन जाएगा। जैसे अब यहाँ विद्यार्थियों हम समझाने के लिए, जैसे यामाता 3 वर्ण आपने लिया। यामाता ये लघु है 1 मात्रा, ये दीर्घ है 2 मात्रा, ये भी दीर्घ है 2 मात्रा, और या चूंकि पहला आप वर्ण लेंगे तो ये हो गया यगण। इसी तरह से समझाने के लिए आप अब यहाँ से लेंगे मातारा, मातारा, है ना। ये है मगड़, है ना। अब ये मगड़ की जो मात्रा होगी, मातारा दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी, तो ये तीनों दीर्घ है। यानी इसी में से आप या माता राजभान सलगा में से या माता यगड़ हो गया, मातारा मगड़ हो गया, ताराज तगड़ हो गया। अब आप यहाँ देखिए, या माता यगड़, मातारा मगड़, ताराज तगड़, राजभा रगड़, जभान जगड़, भानस भगड़, नसल नगड़, सलगा सगड़। और ये मात्रा का भी जो सूत्र है वो भी दिया गया है। अब यगड़ में 1 लघु 2 दीर्घ, मगड़ में तीनों दीर्घ, तगड़ में 2 दीर्घ 1 लघु, रगड़ में 1 दीर्घ 1 लघु 1 दीर्घ, फिर जगड़ में लघु दीर्घ लघु, भगड़ में दीर्घ लघु लघु, नगड़ में तीनों लघु, सगड़ में लघु लघु और दीर्घ। इस तरह से ये जो है संख्या याद कर सकते हैं आप। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि गणों की संख्या कितनी होती है, तो गणों की संख्या 8 होती है। उसके बाद आती है विराम, जहाँ एक बंद समाप्त होता है और दूसरा बंद शुरू होता है, वो आती है विराम है। गति और तुक यानी जो छंदों का आखिरी शब्द होता है वो दोनों क्रमशः पंक्तियों का एक जैसा रहता है, तो उसे ही तुकबंदी कहते हैं, तुक कहते हैं। जैसे मान लीजिए अब कोई भी दोहा है, कबीर का ही दोहा ले लीजिए, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत दिखावड़ हार। अब उपकार और दिखावड़ हार है ना, उपकार वहाँ भी रहा है, दिखावड़ हार वहाँ भी रहा है, तो इसमें तुकबंदी है। इस तरह से विद्यार्थियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाएंगे, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप निश्चित ही सफल होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप बने रहिए शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा चैनल पर। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि लोग और लाभान्वित हो सकें। चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए विद्यार्थियों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपको हर खुशी दे। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, नमस्कार।